अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। तो जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में सीएसएस के सिंटैक्स को और सीएसएस की थ्योरी को कवर कर लिया है कि हमने उसको लिखना कैसे है और सीएसएस का काम क्या है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि हमने इसको किन 2-3 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको आज। अच्छा, एक तो ये सीन है कि इसका हमारे पास 1-2 सवाल हमारे पास आते हैं कि व्हाट डज़ सीएसएस डू? सीएसएस करती क्या है? एक्चुअल में वो ब्राउज़र में जाके करती क्या है? तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही हमारी वेबसाइट या हमारा वेब पेज लोड होता है क्रोम के अंदर या ब्राउज़र कोई भी यूसी में या फायरफॉक्स में किसी में भी, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो जो एचटीएमएल के हमने टैग्स बनाए होते हैं ना, उसको जो हमने स्टाइल शीट के अंदर स्टाइल दिया होता है ना, ठीक है? वो उसको पकड़ता है और उसको उसके हिसाब से फॉर्मेट कर देता है। अगर हमने सपोज़ करें एक वेब पेज के अंदर किया हुआ कि उसके अंदर रेड हो जाए कलर, तो वो पहले एचटीएमएल के एलिमेंट्स को पकड़ेगा सारों को और कलर रेड कर देगा और ये सारे काम इतनी जल्दी में होंगे कि आपको लगेगा कि डायरेक्ट रेड कलर ही आया था। तो ये सीएसएस करता है। दूसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि हमारे पास सीएसएस तो होगी, अब हमने इसको अपने वेब पेज के अंदर ऐड कैसे करना है? हमने पहले भी करके देखा है, लेकिन उसके जो ऑथेंटिक वेज हैं वो क्या हैं? चलिए, उसके 3 तरीके हैं: एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब है कि बाहर से हमने सीएसएस उसको कैसे लगानी है, यानी कि हमारे वेब ये जो एचटीएमएल की फाइल है उसके बाहर से। तो उसका हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब हम इतना थ्योरी के अंदर डीप नहीं जाया करेंगे। थोड़ा ज़ूम इन कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। अच्छा जी, ये हमारे पास था जी एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट जो हमने पहले से बनाए हुए हैं और ये हमारा चल रहा है ये डॉक्यूमेंट। इसमें हमने क्या करना है, अब हमने इसमें सीएसएस ऐड करनी है। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब होता है कि वो एक्सटर्नली सीएसएस होती है, इसके अंदर नहीं लिखते हम, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस फोल्डर से बाहर चले गए, ठीक है? और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं सीएसएस के नाम से, ठीक हो गया? सीएसएस के नाम से फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट है। जैसे हम एचटीएमएल की फाइल में यहाँ पे डॉट एचटीएमएल लिखते हैं, ऐसी डॉट सीएसएस लिखते हैं हम सीएसएस की फाइल के अंदर। बाकी जो नेम है उसका वहाँ पे आप जो मर्जी लिख दें, स्टाइल सीएसएस लिख दें, जो मर्जी लिख दें, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने एक्सटेंशन जो यूज़ करनी है वो डॉट सीएसएस के नाम से होगी, ठीक हो गया? ये हमने स्टाइल सीएसएस की बना ली फाइल, ये हमारे पास एक फाइल आ गई, ठीक हो गया? अब हम इसमें कहते हैं कि भाई जो पी है ना, हमने सिंटैक्स तो पढ़ लिया है कि पहले हमने एलिमेंट का नेम लिखना है, फिर कर्ली ब्रेसेस लगानी है, फिर प्रॉपर्टी लिखनी है कि कौन सी हो, और फिर उसकी कोलन लगाने के बाद वैल्यू, ठीक है? इसके बाद सेमी कोलन, वैल्यू में हमने लिख दिया रेड। हमने कहा जी पी जितने भी है ना उसका कलर हो जाए रेड। हम अपने वेब पेज पे जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश, पर यहाँ पे तो ये रेड ही नहीं हुआ। हमने तो वहाँ पे रेड किया लेकिन ये रेड ही नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? इस फाइल को और इस फाइल को हमने आपस में लिंक ही नहीं किया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने इसको आपस में लिंक कैसे करना है। लिंक करने के लिए मैंने ये हेड का टैग जब पढ़ाया था एचटीएमएल के बिगनिंग के जो लेक्चर थे, उसमें बताया था कि जो हेड का टैग है इसके अंदर हमारी पेज की काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये भी आता है कि हमारे पास स्टाइल शीट कौन सी लगी हुई है, ठीक है? तो स्टाइल शीट को हमने लिंक कैसे करना है, उसके लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे लिंक का, LINK, ठीक है? ये हो गया हमारा टैग बंद। इसके अंदर हमने 2 एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं REL के नाम से। इसका मतलब है रिलेशन इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट, यानी कि इस लिंक जिस चीज़ को हम लिंक करने लगे हैं उसका इस एचटीएमएल के साथ क्या लेना देना है? उसका लेना देना ये है कि वो उसकी स्टाइल शीट है। रिलेशन हमने लिख दिया स्टाइल शीट। उसके बाद हमने एक एट्रीब्यूट देना है HREF। HREF से आप लोग पहले से ही वाकिफ़ हैं क्या होता है, इसको हमने लिंक के चैप्टर में पढ़ा था, लिंकिंग जब की थी हमने सारों को। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लें ताकि आपको एड्रेस देना भी आ जाए कि मैं अभी एड्रेस कैसे दूंगा। अब HREF में हमने क्या करना है कि हमने उस फाइल का पाथ देना है इसको कि हमने किस फाइल में जाना है। अब ये फाइल पड़ी हुई है HTML के फोल्डर के अंदर, ठीक हो गया? यानी कि हमें एक फोल्डर बाहर जाना है, फिर जाना है हमने CSS के फोल्डर में, फिर उस फोल्डर के अंदर जाना है और फिर हमने फाइल का नेम लिखना है, ठीक हो गया? ऐसे हमने लिंक के टैग में अपनी फाइल लिंक करनी है। क्या करना है? लिंक का टैग लगाना है, ठीक है?
ये एक ही है टैग, यानी ओपन स्टार्टिंग और क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। उसके अंदर हमने पहला एट्रीब्यूट लगाना है रिलेशन का REL, उसके अंदर लिख देना है स्टाइल शीट, और ये हमेशा ऐसे रहेगा, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट चेंज होगा HREF, उसके अंदर हमारा जो पाथ है वो हमेशा चेंज होगा। बाकी सारा का सारा ये हमेशा ऐसे ही रहेगा जब भी हमने एक्सटर्नल CSS लिंक करनी। एक्सटर्नल CSS से मुराद क्या है, बाहर से जो हमने फाइल अपने HTML पेज के अंदर लिंक करनी है, ठीक हो गया। अब हम जाके करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखें जी, ये हमारा कलर हो गया रेड, इस पी का कलर हो गया रेड, जितने भी पी होंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। ये सारे पी हैं, इनका भी कलर रेड हो गया, ठीक हो गया। ये हमारी फाइल लिंक हो गई है। अच्छा, उसको हम पढ़ लेते हैं कि अगर उसमें से हमारा कुछ रह तो नहीं गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसका अब एक और फ़ायदा हम देख लेते हैं, एक्सटर्नल CSS का क्या फ़ायदा होता है। अब हमने अगर लिख दिया ना कि इसका कलर हो जाए रेड, अब हमें लगा कि ये जो फाइल है ना forms.html, या फिर हम कहें ये test.html, हम कहते हैं कि इसके अंदर भी एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर भी एक पैराग्राफ है और हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ का भी कलर हो जाए रेड। तो इसके लिए हमें दोबारा CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हमने ये स्टाइल पहले से दिया हुआ है। हमने करना क्या है, हमने जैसे लिंक उसको किया था ऐसे ही यहाँ पे हम एक लिंक का टैग बनाएंगे, इसके अंदर रिलेशन लिखेंगे, इसके अंदर हम स्टाइल शीट है ये, और उसके अंदर हम उसका एड्रेस देंगे एक फोल्डर पीछे CSS के फोल्डर में, और style.css। हमने कहाँ लिखा है स्टाइल, एक दफ़ा लिखा है, इसके पैराग्राफ में भी वो यूज़ हो रहा है और इसके पैराग्राफ में भी अभी यूज़ होगा, ये देखें। चलिए मैंने यहाँ पे लिंक बनाया हुआ है कि नहीं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिंक नहीं है इसका, हम देख लेते हैं इस तरह इसको। यहाँ पे test.html है, इसको हम खोलते हैं। इसमें हमने कोई CSS नहीं लिखी, ठीक है, सिंपल सी फाइल है। ये देखें यहाँ पे सिर्फ 2 टैग यूज़ हुए हैं, सिर्फ ये, और इस पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। तो इसका एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम एक ही दफ़ा स्टाइल, अगर हमें पता है कि हमारे 4 पेज हैं और उस 4 पेजेस में से 2 पेजेस में स्टाइल सेम होने हैं, कुछ चीज़ों के स्टाइल सेम होने हैं, तो हम उनको स्टाइल एक ही स्टाइल शीट में लिख के और उनको दोनों के साथ लिंक कर सकते हैं। यानी हमें एक दफ़ा ही कोड लिखना पड़ता है CSS का, और वो हम दोनों के साथ लिंक कर देते हैं। तो ये एक्सटर्नल CSS का काफ़ी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक हो गया। जब भी इस तरह की हमारी पोजीशन बनती है कि हमने एक ही स्टाइल ज़्यादा चीज़ों को देना है, तो हम एक्सटर्नल CSS कोशिश करते हैं यूज़ करने की। और एक्सटर्नल CSS मैं इसलिए भी प्रेफर करता हूँ कि हमारे कोड में ना फिर हमें पढ़ा जाता है हमसे कोड। अब इसमें अगर मैं CSS भी लिख दूंगा, HTML भी लिख दूंगा, तो वो हमसे कोड पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है, मुश्किल होगी, क्योंकि कोड काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब आप एक वेब पेज सही रियल में बनाने लगते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक्सटर्नल CSS हमने पढ़ लिया। इसके अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है भाई, कि जब आपने CSS लिखनी है तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया 20px। अब ये जो px है ना, ये है यूनिट। यूनिट क्या होता है, जैसे हम सपोज 1 दर्जन अंडे लेने जा रहे हैं, तो वो जो 1 दर्जन है ना, दर्जन उसका यूनिट है कि वो कितनी क्वांटिटी है। अगर 1 लीटर दूध लेने जा रहे हैं तो वो लीटर उसका यूनिट है। ऐसे फ़ॉन्ट साइज़ का यूनिट है px। px का मतलब है पिक्सल। एक स्क्रीन पे एक डॉट को एक पिक्सल कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि p का साइज़ हो जाए 20 पिक्सल, यानी कि 20 डॉट्स जितना साइज़ हो जाए उसके फ़ॉन्ट साइज़ p का। तो अगर ये जो यूनिट है उसके अंदर बीच में हम स्पेस दे देंगे ना, यानी कि ऐसे लिख देंगे, तो वो स्टाइल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसे स्पेस नहीं देंगे तो लग जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये कभी-कभी हमारे से गलती होती है। अब जैसे इसका साइज़ बड़ा हो गया ना, लेकिन यही मैं अगर स्पेस दे दूँ और रिफ्रेश करूँ, तो ये स्टाइल नहीं लगा, इसको ये चीज़ लगी ही नहीं है। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हमारा ये बीच में एक स्पेस आ गया है। तो ये स्पेस काफ़ी ध्यान से आपने काम करना है, स्पेस नहीं देनी। जो कोडिंग होती है उसमें कोमे की भी मिस्टेक हो जाती है, तो फिर हम देख रहे होते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे आया है। इसलिए ध्यान, मैं साथ-साथ टिप्स देता रहूँगा कि कौन-सी गलतियाँ हो सकती हैं वो नहीं करनी, ठीक है? उसको अवॉइड करना है। ठीक हो गया? तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट था, मैंने कहा ये भी आपको साथ ही बता देते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद है जी इंटरनल CSS हमने कैसे ऐड करनी है। अब इंटरनल CSS का मतलब है कि जो index.html की फाइल है या कोई भी HTML की फाइल है, उसी के अंदर हमने CSS ऐड करनी है। अगर आपने सिंटैक्स वाला लेक्चर लिया हो तो हमने CSS इंटरनल CSS ही यूज़ की थी। उसमें करना क्या है, ये जो हेड का टैग है जिसके अंदर हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, अभी हम बॉडी के टैग में नहीं जा रहे, ये याद रखिएगा हम हेड के अंदर ही हैं।
उसके अंदर आपने यूज करना है टैग स्टाइल के नाम से, ठीक हो गया। स्टाइल का टैग लिख लिया, उसके अंदर जैसे आप एक्सटर्नल सीएसएस लिख रहे थे सेम वैसे ही आपने इंटरनल सीएसएस लिखनी है। अब इसको मैं कर देता हूँ कमिट, ठीक हो गया। कमिट क्या होता है और कैसे किया मैंने, इसका मैंने अलग से एक लेक्चर लिया हुआ है, वो भी आप ले लें ताकि आपको समझ आ जाए उसकी भी। अच्छा जी, स्टाइल में हमने क्या करना है, हमने पी का कलर कह रहा है सेम वैसे लिख रहे हैं जैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस में लिख रहे थे, ग्रीन, ठीक हो गया। ये हमने लिख दिया। अभी हमने कहाँ लिखा है, HTML की फाइल के अंदर हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर हमने एक स्टाइल का टैग बनाया और स्टाइल के टैग के अंदर हम अपनी CSS लिख रहे हैं, ठीक हो गया। एक और टैग हम यूज करते हैं, हम कहते हैं भाई फॉन्ट साइज हमारा कितना हो जाए, 32 px हो जाए सबका। हम यहाँ जाके करते हैं जी रिफ्रेश, ये हमारा सारों का साइज बड़ा हो गया और जो पैराग्राफ है उनका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक हो गया। ये हो गई इंटरनल सीएसएस। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि इंटरनल सीएसएस कहाँ पे यूज़ करनी है। अब सपोज हम एक वेब पेज बना रहे हैं और हमारे सारे स्टाइल्स सेम है, ठीक है, हर पेज का स्टाइल सेम है, हमने कर दिया। अब लेकिन हमारे पास एक ऐसा पेज आया जिसका स्टाइल हमने थोड़ा सा डिफरेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इंटरनल सीएसएस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक अलहदा एक्सटर्नल सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इंटरनल सीएसएस भी यूज़ करनी है तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कोई एक पेज बाकी पेजेस से यूनिक है तो हम उसके लिए इंटरनल सीएसएस यानी एचटीएमएल के अंदर ही सीएसएस लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये इसका बेनिफिट है, यानी कि अगर हमने किसी एक पेज को बाकी पेजेस से यूनिक करना है तो हम उसमें इंटरनल सीएसएस लिख देंगे। इसका तरीका क्या है, हेड के अंदर स्टाइल का टैग लगाना है और उसके अंदर आपने अपनी सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज जैसे लिखते हैं सेंटेक्स में वैसे लिखना है। सेंटेक्स वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लिएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास है जी तीसरी किस्म है जी इनलाइन सीएसएस। अच्छा इनलाइन सीएसएस से नाम से ही पता चल रहा है कि वो लाइन के अंदर सीएसएस होगी, ठीक है। अब जैसे इसको हम कर देते हैं जी कमिट, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इस ब्लॉक कोड के अंदर। इनलाइन सीएसएस लिखने का क्या तरीका है, लिखने का तरीका ये है कि आपने ये जो स्टार्टिंग टैग है या अगर कोई टैग ऐसा है जिसमें टैग ही एक होता है जिसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं, जैसे कोई मैं देख HR है जैसे, ठीक है, इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखना शुरू कर देना यानी एलिमेंट के बाद से लिखना शुरू कर देना एक आधी स्पेस दे के, या फिर आपके पास कोई भी टैग है तो उसके आपने स्टार्टिंग टैग में यानी कि यहाँ पे स्टाइल लिखना है, स्टाइल स्टाइल लिख दिया। स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखना है, एट्रीब्यूट क्या होता है उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर दिया, वो भी देख लें आप। स्टाइल का एट्रीब्यूट देना है और स्टाइल के एट्रीब्यूट में इस कोटेशंस के अंदर आपने अपनी CSS लिख देनी है। अब यहाँ पे आपने एलिमेंट को टारगेट नहीं करना, जैसे हम यहाँ पे एलिमेंट को टारगेट करते हैं ना पी को, कि पी को ये स्टाइल लगे। अब यहाँ पे तो हम उस एलिमेंट के अंदर ही लिख रहे हैं कि भाई इसको ही ये स्टाइल लगाना है, तो हम इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिख देंगे कि हमें क्या चाहिए। इसको हम कलर कर देते हैं पर्पल, ठीक है। हम कहते हैं कि इस सिर्फ ब्लॉक कोड का कलर क्या हो जाए, पर्पल। मैं बताता हूँ इसका आगे यूज क्या है। अच्छा जी ये देखें जी, ये हमारा ब्लॉक कोड है और इसका कलर क्या हो गया, पर्पल। कैसे हो गया, आप इसको फ़ॉन्ट साइज भी देते हैं। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कोमा और लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज 32 px, ठीक हो गया। सॉरी सेमीकोलन लगाना है यहाँ पे हमने, जैसे हमने CSS में पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन, ठीक है। वही हम सेमीकोलन यहाँ पे भी लगाएंगे। अब हमने उसका फ़ॉन्ट साइज 32 px कर दिया और उसका कलर क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। अब क्या हो गया, उसका फ़ॉन्ट साइज भी लग गया। और अब इसका यूज़ केस क्या है, इसका यूज़ केस ये है, एक तो इसमें ये चीज़ है कि इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो एक तो हमारा सारा स्टाइल ख़राब हो जाएगा, ना कोड हमसे पढ़ा जाएगा और रीडेबिलिटी भी सही नहीं होगी। और उसके अलावा ये ना एक दूसरे को ख़राब कर रहे होते हैं स्टाइल्स, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगा उसका। ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा कि एक स्टाइल दूसरे स्टाइल को ख़राब कैसे कर रहा होता है या वो उसके ऊपर ओवरलैप कैसे कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो इसलिए इनलाइन CSS काफ़ी कम यूज़ प्रेफर की जाती है, ठीक है।
बहुत ही ज़रूरत पड़े तो आपने यूज़ करनी है। अच्छा, ज़रूरत कैसे पड़ेगी कि आपका पेज सारा स्टाइल है, ठीक है, या तो इंटरनल सीएसएस है या एक्सटर्नल सीएसएस। सिर्फ एक ऐसा टैग है जो आपने पूरे पेज में यूनिक रखना है, ठीक है, जिसको आप इंटरनल सीएसएस में या एक्सटर्नल सीएसएस में देना जा नहीं रहे या फिर आपने नहीं देना, तो जाके आप उस टैग के अंदर जाके उसकी अलहदा से सीएसएस लिख देते हैं, ठीक है। काम तीनों को सेम ही है। अब मैं सिर्फ ब्लॉक कोड को कोई क्लास दे के क्लास दे दी मैंने, अब मैं ये स्टाइल खत्म कर देता हूँ इसमें से। ठीक हो गया। और मैं ऊपर जो लिंक हमने दिया था वो खोल देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, और यही सारे स्टाइल में स्टाइल सीएसएस में जाकर देता हूँ। डॉट से हम पकड़ते हैं क्लास को। क्लास क्या है ये भी मैंने अलहदा से लेक्चर में दिया हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लें। इसको हम कलर कर देते हैं रेड, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद हम कर देते हैं फॉन्ट साइज 48 px, ठीक है। अब मैंने इस उसी को स्टाइल दे रहा हूँ, मैं उस एक टैग को ही दे रहा हूँ। ये रेड हो गया और 48 px हो गए, तो सी एस एस तो उसको वैसे भी लग जानी है, वो तो इशू ही कोई नहीं है। ये मैं यहीं से कॉपी करता हूँ और मैं इसको अब इंटरनल दे के देखता हूँ, ठीक है। ये मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दोबारा हूँ कॉपी और पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें, इसका हम कलर भी चेंज करके देख लेते हैं। येलो हो गया और उसका फॉन्ट साइज 48 पिक्स हो गया। तो काम तो इंटरनल से भी हो जाना है, एक्सटर्नल से भी हो जाना है और इनलाइन से भी हो जाना है। लेकिन यूज़ केस कब कौन सा क्या पे प्रेफर करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने एक पेज में सिर्फ एक टैग को यूनिक करना है और आप उसको इंटरनल सीएसएस में देना नहीं चाह रहे तो आप उसको इनलाइन दे सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये भी मैं साथ ही बता रहा हूँ। सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो है, जो मैं प्रेफर करूँगा, वो एक्सटर्नल सीएसएस है, ताकि आपका कोड रीडेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो, आपसे पढ़ा जा सके, आपको पता हो कौन सी फाइल का कोड मैंने किस फाइल में लिखा हुआ है। अब ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, वरना मैं आपको मल्टीपल स्टाइल शीट्स भी बता देता कि कैसे यूज़ करनी है, तो वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एक से ज़्यादा स्टाइल शीट अगर लगानी हो एक्सटर्नल की तो उसको हम अपने पेज के साथ कैसे लिंक करते हैं और उसका क्या यूज़ केस है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना था कि हमने एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लगानी है, इंटरनल सीएसएस कैसे लगानी है और इनलाइन सीएसएस कैसे लगानी है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।